हेलो। पिछली वीडियो में हमने बाज बहादुर चंद तक की सारी कहानी चंद डायनेस्टी के रिगार्डिंग पढ़ ली थी। तो आज जो हमें नेक्स्ट किंग उनको असेंड करेंगे वो उनके सन थे उद्योग चंद। जब हम बात करेंगे उद्योग चंद से, इन्होंने रूल किया था 1678 से लेके 1698 तक। ठीक, ये इनका टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया था। तो बाज बहादुर की डेथ हो जाती है कब? 1678 पे। तो वो अपने एल्डेस्ट सन इसको उद्योग चंद्र को क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। और भारती चंद के बाद भारती चंद के बाद उद्योग चंद एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने जिन्होंने सेकंड टाइम वेस्टर्न नेपाल पे क्या किया था? आक्रमण किया था। कहाँ? वेस्टर्न नेपाल पे क्या किया था? अटैक किया था। ये सेकंड राजा थे। ठीक। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमको जानकारी मिलती है, एक इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, मुआनी पिथौरागढ़। मुआनी पिथौरागढ़, वहां से हमको ये जानकारी प्राप्त होती कि इन्होंने वेस्टर्न नेपाल पे क्या किया था? अटैक किया था। और अगर उद्योग चंद के बारे में और बात करें तो ये काफी ज्यादा डिवोटेड थे अपनी मदर को लेके। मतलब इनकी जो मदर थी वो हमेशा क्या रहती थी? इल रहती थी। तो उनका कोई क्योर नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो ये अनाउंस करता है अपने रीन पे कि जो भी मेरी माँ को ठीक करके देगा, जो भी राज्य वैद्य ऐसा होगा जो मेरी माँ को ठीक करके देगा, तो उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड ये करेंगे। तो एक राज्य वैद्य आते हैं और वो इनकी मदर को क्या कर देते हैं? क्योर कर देते हैं। इनकी मदर को क्या कर देते हैं? क्योर कर देते हैं। तो इस चीज से खुश होके वो राजवैद्य को उस राजवैद्य को वो क्या कर देते हैं? लैंड ग्रांट करते हैं। वो भी बहुत बड़ी एक लैंड ग्रांट ही क्या करते हैं? उसको दे देते हैं एज अ गिफ्ट। ठीक। तो इससे उनका जो एक ह्यूमेन एटीट्यूड दिखता है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है। ह्यूमेन एटीट्यूड उनका हमको दिखाई देता है इससे कि वो काफी ज्यादा क्या थे? अपनी मदर या अपने जितने भी उनसे रिगार्डिंग लोग हैं उनकी वो काफी ज्यादा केयर करते थे। इस चीज से हमको दिखता है। और ये जानकारी भी हमको सेम सोर्सेस से मिलती है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और मुआनी और पिथौरागढ़। ठीक। के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो अब इनके जो रीड में एक, ये तो इनके पर्सनल थिंग्स हैं। तो जो इनके पॉलिटिकल जो टर्मोइल आया था, पॉलिटिकल एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी इनके रीन पे, वो ये हुई थी कि एक किंग थे, किंग तो नहीं कहेंगे इनको, मेदिनी शाह, ये गढ़वाल के थे। कहाँ के थे? गढ़वाल के एक राजा थे। गढ़वाल के राजा नहीं थे, उनको प्रिंस कह सकते हैं क्योंकि उस समय पे जो राजा थे वो पृथ्वीपत शाह थे, वहाँ के राजा, और ये इनके बेटे थे। पृथ्वीपत शाह ने इनको अपने राज्य से निकाल दिया था। एक सिचुएशन वहाँ पैदा हुई थी, इन पे ट्रेचरी के आरोप लगा के इनको राज्य से निकाल दिया था पृथ्वीपत शाह ने। तो इसके बारे में हम पवार डायनेस्टी में बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल पृथ्वीपत शाह ने गढ़वाल राज्य से मेदनी शाह को निकाल दिया है। तो मेदनी शाह जाते हैं किंग ऑफ डोटी के पास। किंग ऑफ डोटी के पास, और वो समय पे थे कौन? देवपाल। कौन थे? देवपाल थे। तो मेदनी शाह और देवपाल मिलकर अटैक करते हैं। कहाँ? मिलकर अटैक करते हैं ना, चंद डायनेस्टी पे। इस पे चंद डायनेस्टी, और सर्वे राजा कौन थे? उद्योग चंद। उद्योग चंद कौन थे? उस समय पे कौन थे? राजा थे। तो ये वो करते हैं। तो जो देवपाल था किंग ऑफ डोटी, देवपाल और किंग ऑफ डोटी जो था, इसने कैप्चर कर लिया था चंपावत। तो क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था चंपावत को। और जो मेदिनी शाह था, इसने जो
कैप्चर किया था वो क्या था, द्रोणागिरी और द्वाराहाट वाला रीजन। राइट, द्वाराहाट वाला रीजन इन्होंने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो किंग ऑफ डोटी के साथ युद्ध हुआ था, वो एक बार के लिए हिस्टोरियन अपने कॉमन व्यूज में मान लेते हैं कि हाँ, उनसे तो उनकी लड़ाई हुई होगी, क्योंकि उनका जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है पिथौरागढ़ मुआनी वाला, उसमें लिखा गया कि वेस्टर्न नेपाल पे भाटी चंद के बाद उद्योग चंद ने आक्रमण किया था। तो एक चांस है कि वो हमेशा लड़े होंगे, जिससे किंग ऑफ डोटी से वो लड़े होंगे। लेकिन जो मेदिनी शाह वाली यहाँ पे हाइपोथेसिस है, और जो भी ये हमको कहानी हमें पता चली, इसके बारे में ऐसे कुछ ऐसा सोर्स हमको मिलते नहीं है कि उन्होंने चंपावत पे क्या कर लिया था, अपना कैप्चर कर लिया था, या द्रोणागिरी और द्वाराहाट वाले इलाके पे कैप्चर कर लिया था। तो इसकी जानकारी हमें अधिक प्राप्त नहीं होती, तो इसको हम एज अ रेफरेंस लेके मान लेते हैं कि हाँ, मेदिनी शाह और देवपाल साथ मिलकर अटैक किया था। तो इतनी कहानी थी उद्योग चंद के जीन पे जो चली थी। ठीक, तो बहुत सारे उस समय पे बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहे थे, किसके साथ, गढ़वाल किंगडम के साथ। तो मे भी हो सकता है कि मेदिनी शाह ऑब्वियस रूप से उनका अटैक किया हो, लेकिन हिस्टोरियन के इन सारे व्यूज जो है वो मैच नहीं करते हैं। कोई कहते हैं कि मेदिनी शाह ने मिलकर अटैक किया था, और कोई कहते हैं कि अकेले किंग ऑफ डोटी से उद्योग चंद लड़े थे। तो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन उनके दिन पे क्रिएट हुई थी, और इसका उन्होंने काफी अच्छे से सामना किया था। ठीक, और जब ये सारी चीजें हो गई और इन सबसे वो उभर गए, तो उसके बाद उनके जो कैरेक्टर पे चेंज आया, उनके कैरेक्टर पे क्या है, चेंज आया, वो चेंज ये आया कि वो काफी ज्यादा रिलीजियस हो गए। वो क्या हो गए, काफी ज्यादा रिलीजियस हो गए, और रिलीजियस होने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कराए अपने रीन पे, जिससे कि जो उनकी प्रजा थी वो काफी खुश हुई। ठीक, वो बहुत सारे उन्होंने टेम्पलों को रिस्टोरेशन कराया, टेम्पल उन्होंने रिस्टोर कराए, और कुछ नए टेम्पल बनाए, और ऑर्चिड और मैंगो के उन्होंने बाग बनाए काफी ज्यादा। किसके, ऑर्चिड और मैंगो के उन्होंने, ऑर्चिड और मैंगो के उन्होंने क्या बनाए, गार्डन्स बनवाए। मतलब एक तरीके से उन्होंने जो अपना जीवन था वो भगवान को समर्पित कर दिया था, और अपनी प्रजा की हित के लिए लगा दिया था। तो इस वजह से प्रजा में उनका जो नाम बना, वो काफी अच्छा एक इमेज उनकी उभर के आई। तो ये सारे काम उन्होंने अपने रीन पे करे थे। और कोटा बाग जो हमको आजकल देखने को मिलता है, कोटा भाबर उस समय पे इसको बोला जाता था, वहां इन्होंने यही मैंगो और ऑर्चिड के क्या लगाए थे, बाग लगाए थे। तो आज उस जगह को हम कोटा बाग के नाम से जानते हैं, उस समय पे उसे कोटा बाबर बोला जाता था। तो ये सारी बातें हुई थी इसके अंदर, उद्योग चंद के अंदर। अब उद्योग चंद को असेंड करते हैं उनके सन ज्ञानचंद। ठीक, और ज्ञानचंद एज अपने पापा की तरह, अपने फादर की तरह, ये भी क्या थे, काफी ज्यादा रिलीजियस थे, काफी ज्यादा क्या थे, रिलीजियस थे। और इन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल को क्या कराया था, रिस्टोर कराया था। इन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल को कराया था, रिस्टोर कराया था। और जब ये रीन पे आए थे, तो वो 1968 था, 19 सॉरी 1698 पे आए थे। तब से लेके 1708 तक इन्होंने अपना शासन चलाया, और 1707 में इन्होंने किंग ऑफ डोटी को हरा दिया था। किंग ऑफ डोटी को क्या कहता, फिर से कोई डिस्प्यूट हुआ हुआ, तो उस रिगार्डिंग वॉर हुई, तो उस वॉर पे ध्यानचंद जीत गए, और उनको इन्होंने हरा दिया। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, पहले भी हम बोल चुके हैं, बहुत सारे टेम्पल बनाए। वो बनाए शोर और शेरा रीजन में। कहा, शोर और शेरा रीजन पे। शोर रीजन यानी पिथौरागढ़, शेरा रीजन यानी काली रिवर के बैंक वाला डीडी हाट वाला रीजन। ठीक, तो उधर जो इन्होंने मंदिर बनाए, उनको बोला गया द्योल, द्यूल या देवाल। क्या बोला गया, द्यूल या देवाल, उन मंदिरों को बोला गया। ठीक, देवाल उन मंदिरों को बोला गया। और उनके जो रेन था, उस पे जो सोसाइटी का जो माहौल था वो काफी अच्छा था। उस समय पे लोग बोलते थे कि काफी अच्छा माहौल है। तो इन्होंने ज्यादा बैटल भी नहीं लड़े, क्योंकि काफी कम टाइम तक इन्होंने
रूल किया था, तो उस समय पे वैसे भी इन्होंने टेम्पल्स के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा काम किया था। बहुत सारे मंदिरों ने वहीं पिथौरागढ़ में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया है, जिनमें से जैसे देवस्थल है, नौकुलेश्वर है, कंसी है, मरसौली है, और भी बहुत सारे मंदिर। उद्योग चंद और इनके जो सन है ज्ञानचंद, इन्होंने मिलके टेम्पलों का काफी ज्यादा निर्माण किया था, क्योंकि जो इनके फादर थे उद्योग चंद, वो एक रिलीजियस एक्ट में चले गए थे, तो उसको देखते हुए ज्ञानचंद ने भी अपने फादर के अकॉर्डिंग ही काम किया, और उस बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ किंग ऑफ ड्यूटी से, वो जीत गए। तो इस वजह से इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इतनी मिलती है। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं, वो रूलर है जगत चंद। कौन है? जगत चंद। ठीक। हम्म, जगत चंद। जगत चंद ने जो रूल किया था वो क्या था, 1708 से लेके 1720 तक। जगत चंद के बारे में जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है पीपल्स किंग। कौन सा किंग? मतलब पीपल पीपल्स किंग, यानी लोगों का राजा। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? इनके जो रेन था, अब देखिए, जो उद्योग चंद थे उन्होंने काफी हद तक गढ़वाल वाला टर्मोइल शांत कर दिया था। देन फिर ज्ञानचंद आए, उन्होंने भी किंग ऑफ डोटी वाला जो रीजन था उसको उनको डिफीट करके वो इलाका कुमाऊं में ले आए थे। तो जो इनका रेन था ना, वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आया। ठीक है, मतलब इनके जो पीछे के उद्योग चंद हो गए और ज्ञानचंद हो गए, ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे के गए किसको? जगत चंद को। क्या मिला इनको? इनके रेन में, इनकी लेगेसी के साथ इनको ये मिला, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली। ठीक। अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर तुम्हें मिल रही है, तो आप एज अ लीडर, एज अ राजा, आप क्या करेंगे? आप अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच पाएंगे कि उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन आप ज्यादा दे पाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम करे जिससे पीपल क्या हुए, बहुत खुश हुए। उनमें से एक बहुत अच्छा काम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गैम्बल टैक्स लगाया था। कौन सा टैक्स लगाया था? गैम्बलर्स टैक्स लगाया था। अभी गैम्बलर्स टैक्स क्या है? गैम्बलर टैक्स उस समय पे जब जो आम जनता थी ना, उस समय पे जुआ बहुत खेल रही थी, यानी कि उससे बहुत परेशानी थी, औरतों को बहुत परेशानी होती, लोग सुबह उठ रहे थे, जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी गैम्बलिंग करते हुए दिखा, या जो भी जिसने कहीं पे भी किसी भी अवस्था में अगर वो जुआ खेलते हुए दिखा, गैम्बल करते हुए दिखा, तो उस पर उन्होंने गैम्बल का टैक्स लगा दिया। तो और ये काफी हैवी टैक्स था, तो वो पे करने से अच्छा लोगों ने गैम्बल करना ही छोड़ दिया। और एक काफी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ा सोशल और विलेज लेवल पे। तो इस वजह से भी इनको क्या माना जाता है, पीपल्स किंग बोला जाता है। और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक। तो गैम्बल टैक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपेंड इन जगतचंद रेन। ठीक। ये काफी पूछा जाता है पेपरों में कि गैम्बल टैक्स किसने लगाया था। और सबसे, और जो ये नहीं कर पाए थे, अब देखिए, तराई रीजन चंद के अंडर था। तो तराई रीजन हमें पता है कि फर्टाइल होता है। ठीक, क्या होता है? फर्टाइल होता है। तराई रीजन क्या होता है? फर्टाइल होता है। जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी ना उत्तराखंड की, या चंद डायनेस्टी की उस समय पे, वो रिसाइड करती थी कहाँ? हिल एरिया पे। कहाँ रिसाइड करती थी? हिल एरिया पे। अब ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, हिल एरियाज पे जीवन यापन करना काफी टफ रहा है पहले से भी। तो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, हिल पीपल ने क्या किया, माइग्रेट होना शुरू कर दिया। कहाँ? तराई की ओर। कहाँ माइग्रेट होना शुरू कर दिया? तराई की ओर। क्योंकि तराई में क्या था, फर्टाइल एरिया था, और वहाँ रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, पानी इजिली अवेलेबल था, और फर्टाइल लैंड होने के कारण अनाज काफी अच्छा होता था, जिसमें वो रेवेन्यू टाइम टू टाइम दे पा रहे थे। हिल एरिया में रह के रेवेन्यू भी राजा को नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन था उसके सर पे। तो ये वन ऑफ द रीजन की रेवेन्यू देने में उनको आसानी हो, तो इसलिए वो हिल से तराई की ओर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो माइग्रेशन की एक समस्या इनके इनको देखनी पड़ी। समस्या नहीं कहेंगे, एक अच्छी बात ही थी उस समय के रिगार्डिंग, क्योंकि राजा के लिए भी एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर एक जियोग्राफिकली अच्छी जगह पर अगर उनकी प्रजा रह रही है, तो उनके लिए वो ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज दे पाएंगे और ज्यादा अच्छी सुविधाएं उनको दे पाएंगे। तो राजा के लिए भी उस समय की बात अच्छी थी। तो हिल से माइग्रेशन शुरू हुआ था जगत चंद के रीन पे। ठीक। और जगत चंद के बारे में एक बात ये थे, ये जो कंटेम्प्रेरी थे, वो बहादुर शाह के कंटेम्प्रेरी थे, मुगल जो किंग थे, लेटर मुगल में आते हैं।
मुगल जो किंग थे, कौन, बहादुर शाह, उसके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक, ये याद रखिएगा। कभी पूछ लिया जाता है कि जगत सिंह किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो बहादुर शाह के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो ये थी जगत चंद के रेन की बात। जगत चंद का रेन जो कहलाता था, काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई वॉर इनके बीच में हुआ नहीं इनके रेन पे। लेकिन जो 84 मल नौलखा वाला इलाका था, 84 मल नौलखा वाला इलाका था, 84 मल जो कि रेवेन्यू जनरेट करता था 9 लाख का, ये इलाका था। ये जगत चंद के रेन तक, तो ये जो इलाका था ये प्रोड्यूस करते रहा 9 लाख तक का रेवेन्यू। बट इसके बाद इसने अपनी प्रॉस्पेरिटी खो दी। ये प्रॉस्पेरिटी खोने का कारण है माइग्रेशन फ्रॉम हिल टू तराई वाले रीजन पे। अब पहले जो तराई वाला रीजन था, वहाँ कम पॉपुलेशन रिसाइड कर रही थी, तो अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से हमको क्या मिल रहा था, जनरेट होके हम सारे काम अपने करवा लेते थे। लेकिन अब हिल से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था तराई वाले रीजन पे, जिस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन होगी ज्यादा। और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने से ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे साइड इफेक्ट पड़ते हैं लैंड के ऊपर। तो उसने, लैंड ने अपनी प्रॉस्पेरिटी छोड़ दी, और वो उस 84 मल वाले इलाके से 9 लाख का रेवेन्यू अब जनरेट होना बंद हो गया। ठीक, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा जगतचंद के रेंज पे। जगतचंद के रेंज तक ठीक था, मतलब शुरुआत में जब उनका रेंज चल रहा था तो उनको मिल रहा था, लेकिन उनके जाते 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 जो उनकी लैक्स निकले जाएगी, उस पे जाते 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 वो प्रॉस्पेरिटी खो गई, और इसकी वजह से चंद डायनेस्टी का जो डिक्लाइन वाला फेज है वो अब शुरू हो जाएगा, ड्यू टू दिस लूज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ 84 में। ठीक, अब देखिए जगतचंद के बारे में इतनी ही जानकारी हमको प्राप्त है। उनको जो असेंड करते हैं उनके बेटे देवीचंद। ठीक है, कौन, देवीचंद। जो जगतचंद थे, ये मरे थे स्मॉल पॉक्स होने की वजह से। इस वजह से डेथ हुई थी इनकी, स्मॉल पॉक्स होने की वजह से इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। बच्चन डाइड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। ठीक, और कब, 1720 में वो मर गए। ठीक है, तो इनके बेटे देवीचंद थे, उन्होंने क्या किया, सक्सीड करा थ्रोन को। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो चंद डायनेस्टी में जो चेंजेस आते हैं वो काफी नेगेटिव चेंजेस आते हैं। नेगेटिव चेंजेस कहने का मतलब कि चंद डायनेस्टी वीक और डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देवी चंद क्या थे, एक वीक रूलर थे। क्या थे, वीक रूलर थे। और इनके रीन में इनके वीक होने का कारण क्या था, कि जो टैक्स था ना, वो अब आना कम हो गया था। जो टैक्स आता था उनकी जनता के द्वारा, रेवेन्यू जनरेट होता था उनके राज्य को, वो अब क्या हो गया था, कम हो गया था, लेस होना हुआ। अब जैसे पैसा अगर कम आना शुरू हो रहा है, तो राजा कर क्या पाएगा, लोगों की मांग पूरी नहीं कर पाएगा, और लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है, उनके जो किंगडम है उस पर टर्मोइल आएगा ही आएगा। अभी टैक्स कम हुआ कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजन हम ऊपर दे चुके हैं कि जो 84 मल और नौलखा वाला इलाका था, उसका जो रेवेन्यू और प्रॉस्पेरिटी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, लेकिन सिंगल उस एरिया पे पूरा चंद डायनेस्टी क्या था, रिलायबल नहीं था रेवेन्यू को लेके। और भी बहुत सारे इलाके थे जहाँ से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, लेकिन अब टैक्स क्या हो गया था, कम हो गया था। इस टैक्स कम होने का सबसे बड़ा कारण थी दो कम्युनिटीज जो रिसाइड कर रही थी उसके ही कोर्ट पे। वो थे जोशीज और कौन, बिस्ट कम्युनिटी। इसमें जोशीज पर्टिकुलरली नहीं कहेंगे, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी और बेस्ट कम्युनिटी थी, इन दोनों के जो कॉन्स्पिरेसी थी कहिए, या इनके जो चाल थी राजा को हटाने की, क्योंकि जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो पहले से ही, जब से चंद डायनेस्टी शुरू हुई थी, उनका ये मानना था कि, मतलब उनका ये मानना था कि रूल उनको करना है, उनको एम्पायर को रन करना था। और सेम चीज विष्ट राजपूतों के साथ भी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है देवी चंद के दिन। देखिए क्या होता है, तो जो ब्राह्मण्स थे, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या था, पूरा पूरा अधिकार था। वही अभी तक रेवेन्यू कलेक्ट करते रहते थे, कोटियार थे तो उनको
ये था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करना देखेंगे, सारा हिसाब किताब आप ही देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जितना मान लीजिए कि अगर 100% रेवेन्यू आ रहा है, तो वो सिर्फ 30% राजकोष में जा रहा था, यानी कि जो रॉयल ट्रेजरी है उस पे कितना जा रहा है, 30% जा रहा है, और जो बाकी 70% टैक्स का जो पैसा है या रेवेन्यू जो रॉयल ट्रेजरी में जाना चाहिए था, वो ये ब्राह्मण कम्युनिटीज यूज कर रही है और ये बिस्ट कम्युनिटीज यूज कर रही है अपनी एक आर्मी या अपना एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए, जो कि इनको हेल्प करेगा बाद में देवी चंद को डिथ्रोन करने में। समझ में आई बात कि ये सारा किस तरीके से खेल चल रहा है। रेवेन्यू कमाना शुरू हो रहा हुआ, वन ऑफ द रीजन प्रॉस्पेरिटी कम होगी 84 मल, लेकिन पूरा 84 मल वाले पे चंद डायनेस्टी पूरा का पूरा क्या नहीं था, निर्भर नहीं था कि वहीं से सारा राज्य आपका चल रहा है, ऐसा नहीं था। और भी बहुत सारे इलाके थे जहाँ से बहुत ज्यादा ज्यादा उनको रेवेन्यू आता था, लेकिन उस रेवेन्यू कलेक्शन पे जो उनकी कोटियां थी, अब राजा तो जाएगा नहीं, दरवाजे दरवाजे पे लाओ, कर दे दो, लाओ रेवेन्यू दो, टैक्स दे दो, ऐसे तो राजा जाएगा नहीं, वो क्या भेजेगा, अपने कोटियास को भेजेगा, जो उसके सबऑर्डिनेट उनको भेजेगा। तो इन्होंने क्या किया, जनता से तो पूरा पूरा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन दे कितना रहे हैं, सिर्फ 100 में से 100% अगर उनको मिल रहा है तो सिर्फ 30% रॉयल ट्रेजरी में आ रहा है, और जो 70% बचा हुआ अमाउंट है वो खर्च कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने में और अपने ग्रुप क्रिएट करने में, ताकि वो पावर में आ सके। तो ऐसा चलते 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 यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी थोड़ा सा वीक हो जाती है और बिस्ट कम्युनिटी आगे निकल के आ जाती है, एक इन सब कॉन्स्पिरेसी में। तो यहाँ पे एक वॉर हो जाता है, वॉर क्या कहेंगे, एक छोटी सी तरमोल वाली सिचुएशन हो जाती है ब्राह्मण वर्सेस वेस्ट में। तो कौन जीतते जीतते हुए आता है, ये यहाँ पे कोई वॉर नहीं हुआ था, जो ग्रुप क्रिएशन की बात है ना, तो बिस्ट राजपूतों का इसमें ज्यादा दबदबा रहा कि वो ग्रुपिंग में जो लीडरशिप रही बिस्ट राजपूतों की ज्यादा रही। तो बिस्ट आगे आए उभर के, और उन्होंने क्या किया, 1726 में 1726 में एलिमिनेट कर दिया इसको, देवीचंद को, इसको देवीचंद को एलिमिनेट कर दिया उनके थ्रोन से, और खुद अब क्या करने लगे, पावर में आ गए, खुद किस में आ गए, पावर में आ गए। अब देखिए, इतने सालों से चंद डायनेस्टी चली आ रही थी, एक एम्परर लोगों की नजर में एक चंद ही होगा, मतलब एक ब्रांड जैसा बन गया है कि जो हमारे राजा है चंद जी हैं, इस तरीके का क्या बन गया है, पूरे एम्पायर पूरे लोगों में एक इमेज बन गई है। लेकिन जो अब पावर है वो किसके हाथ में है, बिस्ट कम्युनिटी के हाथ में है। तो अब बिस्ट कम्युनिटी को पता था अगर वो अपना राजा रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसके बीच, पीपल ऑफ एम्पायर और एक राजा के बीच में जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो जनता है वो लॉयल नहीं रहेगी उतनी ज्यादा राजा के प्रति, क्योंकि वो देखते हुए आ रहे हैं कि जो उन्होंने अपने राजा को हमेशा चंद के रूप में देखा है, अब वो चाहे उद्योग चंद हो, देवी चंद हो, ज्ञान चंद हो, कोई भी हो, वो एक चंद होना चाहिए, प्रजा को ये पता है। तो इसको बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कि कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा टर्मल सिचुएशन नहीं है कि हमने राजा को डिथ्रोन कर दिया या वो कर दिया, ऐसा अपने आप को अच्छा जताने के लिए बिस्ट कम्युनिटी ने क्या किया, एक पपेट राजा को बिठा दिया, पपेट किंग को ले आए, और उस किंग का नाम था अजीत चंद, अजीत चंद क्या नाम था, अजीत चंद। और एक ग्रैंड सन थे किसके, ज्ञानचंद के, ग्रैंड सन ऑफ ज्ञानचंद। ठीक। अब देखिए क्या हुआ, बिस्ट कम्युनिटी एज अ पावरफुल कम्युनिटी के सामने क्या आई, आगे आई पूरे एम्पायर में। लेकिन एम्पायर को रिप्रेजेंट इतने बीते सालों से कौन करते हुए आ रहे हैं, चंद करते हुए आ रहे हैं। तो जो पूरी प्रजा है, पूरा जो किंगडम के लोग हैं, उनकी नजरों में कौन राजा है, चंद राजा बनेगा। और प्रजा को ये भी पता नहीं चलने देना है कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, आपके राजभवन के अंदर क्या चल रहा है, ये प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये चीज प्रजा को पता चल जाती है तो एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और हो सकता है कि आपका तख्ता पलट हो जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए बिस्ट के पास पावर तो आई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक पपेट राजा बिठा दिया, अजीत चंद, जो सिर्फ उनके कहिए अनुसार ही क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, जैसा बिस्ट कम्युनिटी कहेगी वैसा ही काम करेंगे, सेम जैसा मुगल कोर्ट में उलेमा करते थे ना, खिलजियों के टाइम पे उलेमा होते थे, वो नोबिलिटी होती थी कोर्ट की, उनका ज्यादा दबदबा रहता था, वही चीज है यहाँ पे। अब बिस्ट कम्युनिटी आ गई कि
पावर तो बिस्ट कम्युनिटी के पास में है, लेकिन एक पपेट राजा बिठा दिया कि आप हमारे कही कहे के हिसाब से जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा आप करेंगे, वरना आपको भी देवी चंद के जैसे हम डिथ्रोन हटा देंगे और किसी को भी लाके बिठा देंगे। ये कह दिया तो वो बेचारा बनेगा ही बनेगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई। तो जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अजीत चंद बैठे अपने राजगद्दी पे, तो शुरू होता है डार्क डे और डार्क नाइट्स कहो सन डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। वेस्ट कम्युनिटी जैसी पावर में इन्होंने अपनी एट्रोसिटी दिखाना शुरू कर दिया। अब एट्रोसिटी में क्या क्या था? टैक्स लेते थे अंधाधुंध, जिस चीज पे टैक्स लगाना था उस चीज पे टैक्स लगा दिया। कोई भी वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, काम कर देंगे। और रेवेन्यू जनरेट कराना, बहुत गंदे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करवाना कि आपको काम करते रहना है, कोई फिक्स आवर नहीं, जितना काम हो सके काम करते रहो, बस उनको रेवेन्यू लाना था। और बहुत सारे ऐसे, मतलब जो सोशल एक स्टेबिलिटी थी जगत चंद के टाइम पे, वो पूरी रूइन कर दी। गैम्बल टैक्स जो उन्होंने सोसाइटी को सुधारने के लिए लगाए थे, वो सारे हटा दिए गए। जितने गलत काम हो सकते थे सारे सोसाइटी पे चल रहे थे। मतलब ये था कि बिस्ट को क्या चाहिए था? पैसा पैसा और पावर तो उनके पास थी, तो वो एट्रोसिटीज करने लगे बेहिसाब अपनी प्रजा पे। ठीक है। और ये इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज बढ़ गई कि उन्होंने क्या किया? 1730 में, कब? 1730 में अजीत चंद का मर्डर कर दिया। अजीत चंद को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। अजीत चंद का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। अब देखिए, एक राजा, चाहे पपेट हो या कैसा भी राजा हो, उसका अगर एक इतने बड़े एम्पायर के अंदर मर्डर हो जाता है, तो एक ही बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है आपके किंगडम के लिए। तो इसको टैकल करने के लिए जो और अन्य कोटर थे, देखिए बहुत सारे कोटर हम पीछे पड़ के आए हैं कि रौतेला थे, बिस्ट थे, आपके जोशीस थे, उपरेती थे, पंत थे, हरबुलास थे। हम बहुत सारे पोस्ट के बारे में पीछे पढ़ के हुए आए हैं, तो इतने सारे सेक्ट थे। अब उसमें से बिस्ट कम्युनिटी इतनी पावरफुल निकली और राजा को एलिमिनेट कर दिया और राजा का मर्डर भी कर दिया। तो अब इस चीज को देखने के लिए अन्य जो कम्युनिटीज थी, ये बड़े टेंशन में आ गए कि यार ये तो ठीक है, पावर इनके पास है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से किंग का मर्डर कर देना इज नॉट अ गुड थिंग। इससे क्या होता है कि पब्लिक पे एक बैड इम्पैक्ट जाएगा और हो सकता है कि पब्लिक पैनिक में आ जाए और कुछ भी कर सकती है। ठीक है। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए दो कोटियर सब मिलके बैठे, लेकिन उनमें से दो कोटियर जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस पर काम भी किया, और उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी फिर एलिमिनेट भी हुई। उन्होंने क्या किया? देखिए, दो लोग थे, अनूप सिंह तड़ागी। अनूप सिंह तड़ागी। अनूप सिंह तड़ागी और मान गढ़िया। मान गढ़िया। ये दो लोग गए कहाँ? किंग ऑफ डोटी के पास। किसके पास? किंग ऑफ डोटी के पास। देखिए, आराम से राज चल रहा था जगत चंद के टाइम पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे ही देवी चंद आया वीक पड़ गया, डिक्लाइन चले गया, एट्रोसिटीज होना शुरू हो गया, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी आगे आई। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने एक आइडिया लेके आए कि अब नेबर्स की हेल्प लेके हमें इस कम्युनिटी या जो भी उस समय पे एट्रोसिटीज कर रहे थे उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। तो वो गए अपने नेबरिंग स्टेट किंग ऑफ डोटी या वेस्टर्न नेपाल की तरफ वो गए। ठीक है। वेस्टर्न नेपाल की तरफ वो गए। किंग ऑफ डोटी में एक, डोटी तो पूरे नेपाल को बोला जाता है, उसमें भी वो कहाँ गए? वेस्टर्न नेपाल में गए। तो वेस्टर्न नेपाल में भी बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज होंगी, उसमें से एक प्रिंसिपैलिटी थी पिपली। कौन सी प्रिंसिपैलिटी? पिपली। तो पिपली के जो रूलर थे, पिपली के जो रूलर थे, उनका नाम था नरपति सिंह। ठीक है। क्या नाम था उनका? नरपति सिंह। अब इनसे अनूप सिंह तड़ागी और मानगरिया ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे किंगडम में ऐसी 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 समस्याएं हो गई कि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज बढ़ गई है, इवन कि हमारे किंग का क्या कर दिया है? मर्डर तक कर दिया है। तो
अब आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब किंग ऑफ पिपली यानी कि किंग ऑफ डोटी यानी कि वेस्टर्न नेपाल यानी कि पूरा नेपाल चंद डायनेस्टी की मदद क्यों करेगा भाई? ये बात सोच के देखिए, क्योंकि किंग ऑफ डोटी तो पहले से, मतलब जो नेपाल वाला, नेपाल का जो किंग है वो तो पहले से आक्रमण करते हुए आ रहा है। इतने बार हमने पीछे पड़ चुके हैं कि इतना आक्रमण हुआ, इतने वॉर लड़े। अब जो किंग ऑफ पिपली क्यों करेगा? अब देखिए सिचुएशन, हम पढ़ के आए थे कि शोर और सेरा वाले रीजन पे जो बसेरा वाली अपनी प्रिंसिपलिटीज लगा के आए थे, तो उन्होंने वहां अलायंस किया था। शोभा मल्ल जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। शोभा मल्ल ने क्या कर लिया था, जैसे ही शेरा वाले रीजन को कैप्चर किया तो उसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये लीनेज चलते चलते 1539 में वो बात हुई थी बसेरा वाली की, उन्होंने फिर वो मैट्रिमोनियल अलायंस करके शोभा मल्ल वाली बात हुई थी। तो 1539 से लेके 1730 तक वो लीनियज चलती रही, मतलब वो मैट्रिमोनियल अलायंस चलते रहे कि आप हमसे शादी कर लो, इनकी बेटी से शादी कर लो। वो सब कुछ चलता रहा, तो एज अ रिलेशन हमारे क्या बन गए, फैमिली रिलेशन बन गए चंद डायनेस्टी के साथ। तो इस वजह से किंग ऑफ पिपली ने अपने बेटे को, किंग ऑफ पिपली ने किसको, अपने प्रिंस को या अपने बेटे को भेजा। उनका नाम था, क्या नाम था? कल्याण चंद बहादुर। कल्याण चंद बहादुर। कल्याण चंद बहादुर को अनूप सिंह तड़ागी और मानगरिया के साथ भेज दिया कि आप जाएं और अपने स्टेट की सॉल्यूशन को सॉल्व करें, और भी मदद करी, आर्मी के हिसाब से भी मदद करोगी, पैसे के हिसाब से भी मदद करोगी, लेकिन हाँ अपने बेटे को उन्होंने भेजा। और कल्याण सिंह बहादुर जब पहुंचे अल्मोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, बहुत इजीली और बहुत मतलब अच्छे तरीके से डिफीट कर दिया किसको, नेगी, सॉरी, बिस्ट, बिस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, बहुत आराम से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एंड देन फिर ये राजा बन गए, कहाँ के, कल्याण चंद राजा बन गए, कहाँ के, कुमाऊं के। ठीक। अब देखिए, जब कल्याण चंद राजा बने तो किंग ऑफ पिपली यानी वेस्टर्न नेपाल यानी धोती के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब अल्मोड़ा पे उन्हीं की लिनेज का आदमी बैठा हुआ है, कल्याण चंद बैठ गया। ये सारी एट्रोसिटीज होने के बाद उनका तो उनके तरफ से तो, नेपाल की तरफ से तो बल्ले बल्ले ही थी कि भाई चलो हमारा तो पूरा रीन ही आ रहा है। अब सीधी सी बात है, कल्याण चंद का हमेशा जो झुकाव रहेगा वो रहेगा ही रहेगा नेपाल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिचुएशन को, बिस्ट की जितनी भी एट्रोसिटीज थी, अनूप सिंह तड़ागी और मानगरिया के जरिए, और भी कोटियर होंगे, सबके जरिए हमने क्या करा, इस तरीके से इस एट्रोसिटीज को हमने क्या करा, पार किया। और एक फिर से चंद रूलर, एक चंद डायनेस्टी के अंदर एक चंद रूलर आते हैं और अपना जो रीन है फिर से चलाना शुरू करते हैं। अब जो बात आई कल्याण चंद की, बात आई, ठीक, कल्याण चंद, कल्याण चंद जिन्होंने रूल किया 1730 से लेके 1747 तक। अब कल्याण चंद जैसे ही अल्मोड़ा में आए, इन्होंने सबसे पहले जो ध्यान दिया, जो फैक्शनलिज्म हुआ था, फ्रैक्शन हुए थे ना पूरे किंगडम के, कि बिस्ट जैसे निकल के आ रहे हैं, फिर जोशी निकल के आए, फिर रौतेला निकल के आए, फिर क्या पता तड़ागी निकल के आए, तो इन्होंने इस चीज पे काम किया कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि इसको बंद करो, फैक्शनलिज्म बंद होना चाहिए पूरे तरीके से। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, सप्रेस किया सबसे पहले। ठीक है, कोई भी नहीं, अपना एक, वैसे भी नेपाल का सपोर्ट है उनके पास, तो उस समय जो अन्य सेक्शन थे वो थोड़े से शांत हो जाएंगे, और इतनी सारी बिस्ट्रिक्ट की एट्रोसिटीज झेल के आ रहे थे, तो वैसे भी उनको टाइम लगेगा कि जो बाहर का रूलर आया हुआ है उसको, बाहर का रूलर जो आया हुआ है उसको डिथ्रोन करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से वैसे भी वो कम्युनिटीज थोड़ा सा लो हो गई थी, तो इससे कल्याण चंद को हेल्प हुई कि उनको सप्रेस करने में थोड़ा सा उनके लिए इजी हो गया, और उनको एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनके रूल पे आने लगी। ठीक, तो सबसे पहले काम उन्होंने ये करा। और एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि किस तरीके से मैं एडमिन करूंगा इस पूरे रीजन को। तो जैसे ही वो अल्मोड़ा में आए तो उन्होंने एक महल अपने लिए बनाया, जिसको बोला था चौमल्ला महल। अभी भी है ये अल्मोड़ा में, चौमल्ला महल। ये 4 मंजिला महल है,
इन्होंने ये बनाया था अल्मोड़ा में, ठीक। अल्मोड़ा में अपने लिए ये बनवाया, ठीक है। अब इन्होंने रूल किया 1747 तक, इनके रूल पे सब कुछ ठीक चलता रहा, और जो अन्य फ्रैक्शन थे वो अपना जोर लगाते रहे कि मैं पावर में आऊंगा, मैं पावर में आऊंगा, मैं पावर में आऊंगा, ये सारी चीजें चलती रही। देन समय आता है 1777 का, ठीक है। उसके बाद और भी लीनेज रही होगी उनकी, उन्होंने रूल किया होगा, लेकिन सीधे फिर हमें जम देखने को मिलता है 1777 का। 1777 में क्या होता है, जो इतने सारे सेक्ट अभी तक लड़ रहे थे, जोशीज लड़ रहे थे, बिस्ट लड़ रहे थे, रोतेला लड़ रहे थे, तड़ागी लड़ रहे थे, चौधरीज लड़ रहे थे, ये सारे लोग लड़ रहे थे। तो इसमें से जो विक्टोरियस निकल के आते हैं वो इस टाइम पे आते हैं रौतेला। और रौतेला सेक्ट के जो लीडर थे मोहन सिंह, वो अपने आप को किंग घोषित कर देते हैं। वो अपने आप को क्या कर देते हैं, किंग डिक्लेयर कर देते हैं। कहाँ का, पूरे कुमाऊं का, ठीक है। वो अपने आप को किंग घोषित कर देते हैं पूरे कुमाऊं का। अब ये देख के जोशी जो सेक्ट था, जोशी जो सेट था वो बड़ा दुखी हो गया। मतलब वो बेचारा देखो कब से लड़ते हुए आ रहा है पावर के लिए, पीछे बिस्ट से लड़ा, लेकिन वहां बिस्ट आगे निकल गए, तो और उन्होंने तो रूल भी कर लिया एक पपेट राजा बना के। और उससे पहले से भी जोशी इसके हैं आ रहे थे, जब हम कैपिटल शिफ्ट कराई थी बालू कल्याण चंद्र ने, तो उस समय से उनका थोड़ा सा क्या हो गया था, वो अपने एम्परर को लेके थोड़ा सा बेरुखी उनकी हो गई थी अपने एम्परर को लेके, क्योंकि उन्होंने जब कैपिटल शिफ्ट करी थी तो चंपावत के जोशीज को एक स्पेशल पोजीशन तो उन्होंने अल्मोड़ा में दी थी, लेकिन एक वो आ जाता ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, अब तो वहां पंत और उप्रेती को आपने ज्यादा बड़ी पोस्ट दे दी और आपके जो सलाहकार हैं वो बन गए हमने, तो तब से या उससे पहले से भी उनके मन में पावर को लेके क्या थी, एक थोड़ी सी लालसा थी। तो इस वजह से उतनी लंबी लड़ाई लड़के आ रहे हैं। तो अब यहाँ बिस्ट का रूल आ गया, रौतेलाज ने अपने आप को फिर से किंग घोषित कर दिया 1777 में। तो अब जोशी इस चीज से क्या हो गए, कई दुखी हो गए। तो अब इस दुख से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने हैंडशेक कर लिया, इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी कर ली, इन्होंने एक ट्रेडी कर ली, इसके साथ गढ़वाल किंगडम के साथ, गढ़वाल किंगडम के साथ। और गढ़वाल किंगडम के राजा उस समय थे ललित शाह, ललित शाह जोशी सेक्ट के एक लीडर थे, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ये इनवाइट करते हैं इसको, ललित शाह को अटैक करने के लिए कुमाऊं पे, ठीक। क्या करते हैं हर्षदेव जोशी, अब देखिए इस तरीके से उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला कुमाऊं पे। गए गढ़वाल किंगडम पे, वहां के राजा उस समय पे थे ललित शाह साहब, वो बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि आप आइए कुमाऊं पे अटैक करिए, आप पहले से करना चाहते हैं अपना किंगडम बढ़ाने के लिए। तो पवार डायनेस्टी और जो ललित शाह थे उनको तो कुमाऊं पे आक्रमण करना ही करना था, तो आए। और जब आए तो यहाँ राजा लड़ रहे हैं, जो ललित सिंह रौतेला हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके उनकी साइड से ही जोशी जो लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि जोशी ने ही उनको बुला रखा, और ट्रेचरी करके मोहन जो मोहन सिंह थे वो उनकी क्या हो गई, डिफीट हो गई। मोहन सिंह की क्या हो गई, डिफीट हो गई, डिफीट हो गई। और जो उनका किंगडम था वो धराशायी हो गया, और ललित शाह ने कॉन्करर कर लिया, ललित शाह ने क्या कर लिया, कॉन्करर कर लिया कुमाऊं को, ठीक है। ललित शाह ने क्या कर लिया, कॉन्करर कर लिया कुमाऊं को, और अपने पुत्र ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह को राजा बना दिया, कहाँ का, कुमाऊं का, ठीक। अब देखिए जोशी के साथ कितना गलत हुआ, कि वो बेचारे गए गढ़वाल और वहां से हेल्प मांगी कि आइए और इनको हराइए, तो उन्होंने हरा भी दिया और अपने बेटे को राजा बना दिया। तो एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल की पावर तो जोशी को नहीं मिल पाई, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो मिल गई हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट किसको मिल गई, हरदेव जोशी को। और राजा कौन बन गए, प्रद्युम्न शाह बन गए। तो इस तरीके से
जो चंद डायनेस्टी है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है और खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें कोई भी चंद रूलर देखने को नहीं मिलता है, और पूरा रीजन फिर गढ़वाल किंगडम अपना चलाता है पवार डायनेस्टी। वो हम पवार डायनेस्टी के अंदर आराम से पढ़ेंगे सारी चीजें कि क्या क्या हुआ था। तो यहाँ से लेके गोरखा रूल तक, जब गोरखा आते हैं 1790 में, तो वहां तक हम आराम से ये कह सकते हैं कि पूरा जो उत्तराखंड था उस पे पवार किंगडम का एक वर्चस्व रहा था, और चंद रूलर किसी किसी सेक्ट पे बचे होंगे लेकिन उनका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से चंद डायनेस्टी का क्या होता है, एंड होता है, और गढ़वाल जो किंगडम था उसकी सोवरेनिटी कुमाऊं पे आ जाती है। तो यहाँ पे हमने सारे रूलर कवर कर लिए हैं, मैक्सिमम जितने रूलर थे। अजय रावत जी की बुक से जितने रूलर, जितनी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, सारे रूलर हम पढ़ चुके हैं। और तो यहाँ पे चंद डायनेस्टी का क्या हो जाता है, खत्म खत्म हो जाती है। और इससे आगे की कहानी में हम चंद का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे अगली वीडियो में।